तुम्हें कुछ पता है राजेश? पिताजी ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। तुम आज ही पिताजी से हमारे विवाह के बारे में बात करोगे? मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता रुचि। तुम्हारे पिताजी ने कुछ महीने पहले ही मुझे कितना पीटा था। तभी बलवंत राय वहाँ पर आ पहुँचा और क्रोधित होता हुआ राजेश की ओर देखकर बोला, नमक हराम, जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। एक गांव में बलवंत राय नाम का एक मुखिया रहा करता था, जो बेहद क्रूर स्वभाव का था। बलवंत राय अपनी हवेली के नौकर राजेश को दिन रात दौड़ाता राखते सा था। आज बलवंत राय से मिलने शहर से एक अधिकारी आने वाला था। बलवंत राय सुबह से ही उसके आव भगत का इंतजाम राजेश से करवा रहा था। राजेश बाजार से लौट रहा था कि तभी गांव का काका राजेश से बोला, अरे भैया, सुबह सुबह इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रहे हो? अरे आज बड़े मालिक के यहाँ पर अधिकारी आने वाले हैं। बड़े मालिक ने उनकी आव भगत के लिए सारा सामान बाजार से मंगाया है। यार, मुझे तुम पर ना कभी कभी बहुत तरस आता है। यार, तुम्हारा मालिक बलवंत राय एक नंबर का जल्लाद है। तुम दिल के कितने अच्छे हो यार भाई, और वो तुम पर कितना अत्याचार करता है। तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? कभी कभी मेरे भी दिल में विचार आता है काका साहेब, लेकिन फिर सोचता हूँ कि भागकर जाऊंगा भी तो कहाँ। और कभी कभी तो मेरे मन में आत्महत्या करने तक का विचार आता है। ऐसा बोलकर भी मत सोचना। आत्महत्या किसी भी मसले का हल नहीं है। सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, तुम जल्दी जाओ, वरना बलवंत राय फिर से तुम्हें बुरी तरह से पीटने लगेगा। राजेश तुरंत घर पहुंचा। बलवंत राय क्रोधित होकर राजेश से बोला, आज शहर से मुझसे मिलने शहर के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी आने वाले हैं। उनके स्वागत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ना। मैंने आपके बताए हुए सारे इंतजाम करवा दिए हैं बड़े मालिक। आपके कहे अनुसार आपका मनपसंद सारा भोजन भी तैयार करवा दिया है। सुनो, 1 घंटे बाद वो यहाँ पर आ जाएंगे। तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाना, समझे? तुम्हें याद है ना कि तुम्हें क्या करना है? जी मालिक, मुझे अच्छे से याद है। हर बार की तरह मुझे एक कागज पर अंगूठा लगाना है। लेकिन मालिक, मेरी एक बात ये समझ में नहीं आती कि आखिर आप मुझसे ही अंगूठा क्यों लगवाते हो? ये समझना तुम्हारा काम नहीं है, समझे? तुम्हारा काम है सिर्फ मेरे आदेश का पालन करना। राजेश वहाँ से चला गया कि तभी बलवंत राय की 22 वर्षीय पुत्री रुचि वहाँ पर आकर बोली, क्या कर रहे हो राजेश? कुछ नहीं, आज शहर से अधिकारी बड़े मालिक से मिलने आने वाले हैं। मैं किचन की सफाई कर रहा था छोटी मालकिन। तुमसे कितनी बार कहा है मुझे सिर्फ रुचि बोला करो। अब मुझे ये बताओ कि तुम पिताजी से हमारे विवाह की बात कब करोगे? रुचि की बात सुनकर राजेश गहरी सोच में डूब गया। दरअसल रुचि और राजेश बचपन से एक दूसरे से प्रेम करते थे। राजेश बचपन से ही बलवंत राय के घर पर ही रहा करता था। उन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में बलवंत राय अभी तक अनजान था। क्या सोच रहे हो? आखिर कब तक हम दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते रहेंगे? और फिर कब तक तुम सबके सामने मुझे छोटी मालकिन कहकर पुकारते रहोगे? तुम तो जानती हो रुचि कि बड़े मालिक ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मुझे डर लगता है कि अगर कहीं मैंने हम दोनों की विवाह की बात उनसे कही तो वो कहीं मुझे जान से ही न मार दें। आखिर तुम्हारी और मेरी हैसियत में जमीन आसमान का अंतर है। राजेश, ये सब तो तुम्हें मुझसे प्रेम करने से पहले सोचना चाहिए था ना। मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम पिताजी से बात नहीं करोगे तो मैं स्वयं जाकर उन्हें बता दूंगी। और अगर मेरा विवाह तुमसे नहीं हुआ तो फिर मैं जीवन भर कुमारी ही रहूंगी। इतना कहकर रुचि वहाँ से चली गई। कुछ ही देर बाद अधिकारी बलवंत राय के घर आ पहुँचा और बलवंत राय अधिकारी की आव भगत करने लगा। और हमेशा की तरह बलवंत राय अधिकारी के सामने राजेश से बहुत ही प्यार से बात कर रहा था, मानो राजेश उसका नौकर नहीं बल्कि उसका पुत्र हो। अचानक अधिकारी बोला, मैंने तुम्हारे जैसा ईमानदार व्यक्ति कभी नहीं देखा। तुमने तो बिल्कुल अपने ही बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। भला आज के जमाने में इतना ईमानदार कौन होता है? अधिकारी की बात सुनकर बलवंत राय अचानक चौंक गया, क्योंकि इससे पहले उसके साथ ऐसी बात कभी भी नहीं बोली गई थी। अब आपको क्या बताऊं अधिकारी साहब, जो कुछ भी है सब राजेश का ही है। मैं तो बस उसका एक छोटा सा नौकर हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बलवंत राय जी।
आपने तो अपना पूरा कर्तव्य निभाया है। आज के जमाने में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता जितना कि आपने इस लड़के के लिए किया। तभी बलवंत राय राजेश की ओर देखकर बोला, अरे राजेश, मैं तो भूल ही गया। हमारे अधिकारी को हमारे गांव के प्रेम हलवाई की रबड़ी बहुत पसंद आती है। उसे तो मैं मंगाना ही भूल गया। जाओ, जाकर प्रेम हलवाई की दुकान से रबड़ी ले आओ। अरे नहीं नहीं बलवंत राय जी, इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी मैंने मीठा खाना कम कर दिया है। अधिकारी साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपको बिना मीठा कराए नहीं जाने देता। तुम जाओ, जाकर रबड़ी ले आओ। राजेश चुपचाप रबड़ी लेने चला गया। राजेश रबड़ी लेकर लौटा ही था कि उसे अधिकारी की आवाज सुनाई दी। राजेश चुपचाप बाहर अधिकारी और बलवंत राय की बातें सुनने लगा। आपने राजेश की परवरिश बहुत अच्छी तरह से की है बलवंत राय जी, लेकिन मेरी एक बात समझ में ये नहीं आई कि आपने उसे पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं। जब वो कागज पर अंगूठा लगाता है तो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है। आपको उसे पढ़ाना लिखाना भी चाहिए था। अब आपको क्या बताऊं अधिकारी साहब, बगैर माँ बाप का ये लड़का था। इसका पढ़ाई में मन नहीं लगा और मैं राजेश पर ज्यादा दबाव भी नहीं डाल सका। वो क्या है ना अधिकारी साहब कि मैं राजेश की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, क्योंकि उसके माता पिता के मुझ पर बहुत ज्यादा एहसान है। इसीलिए वो अनपढ़ ही रह गया। और वैसे भी पढ़ाई लिखाई से आखिर राजेश को क्या फायदा होने वाला है? सब कुछ उसी का ही तो है। बात तो आपकी सही है बलवंत राय जी, लेकिन फिर भी शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी होती है। राजेश बड़ा हो गया है, कम से कम उसे इतना तो पढ़ा लिखा दीजिए कि वह सिग्नेचर करना सीख जाए। और हाँ, अमरपुर गांव में आप राजेश को ले जाने वाले थे। आप वहां की जमीन जो हटा रहे थे, मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहता था। क्या राजेश को अमरपुर गांव ले जाना जरूरी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अमरपुर गांव सिर्फ हम दोनों जाएं और हमेशा की तरह राजेश से अंगूठा लगवा लिया जाए? आखिर सब कुछ राजेश की मर्जी से ही हो रहा है। अगर आपको विश्वास न हो तो आप राजेश से पूछ लीजिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप बगैर राजेश की मर्जी के कुछ भी नहीं कर सकते। राजेश उन दोनों की बातें सुनकर बुरी तरीके से हैरान रह गया कि तभी बलवंत राय की नजर राजेश पर पड़ गई। अरे राजेश, तुम बाहर क्यों खड़े हुए हो? अंदर आओ। तुमने बताया नहीं कि तुम रबड़ी लेकर आ गए। राजेश ने चुपचाप रबड़ी बलवंत राय के हाथ पर थमा दी। बलवंत राय ने हमेशा की तरह एक सादा पेपर राजेश के सामने रख दिया। राजेश उस सादा पेपर पर अंगूठा लगाया। अधिकारी के जाने के बाद बलवंत राय क्रोधित होता हुआ राजेश के पास आकर बोला, तो अब तेरी हिम्मत यहाँ तक बढ़ गई कि तू छुप छुप कर हमारी बातें सुने? नहीं नहीं बड़े मालिक, मैंने आप दोनों की कोई बात छुप कर नहीं सुनी। अगर बातें छुप कर नहीं सुन रहा था तो बाहर खड़ा क्या कर रहा था? तुझे रबड़ी लेकर सीधे अंदर आना चाहिए था। इतना कहकर बलवंत राय एक लाठी लेकर आया और राजेश को पीटने लगा। राजेश दर्द से कराहता हुआ बोला, मेरी बात का विश्वास कीजिए मालिक, मुझे मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मालिक। अगर दर्द हो रहा है तो उसे बर्दाश्त कर। मत भूल, तेरे शरीर से जो खून निकल रहा है उस पर भी मेरा अधिकार है। अरे तेरी माँ ने तो तुझे पैदा होते ही कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। मैं तुझ पर तरस खाकर तुझे कूड़े के ढेर से उठा कर लाया और तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारी छुप छुप कर बातें सुने। मत भूल कि तू सिर्फ एक नौकर है और कुछ नहीं। इतना कहकर बलवंत राय पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। राजेश आंखों में आंसू लिए बेहोश हो गया था। उस दिन बलवंत राय ने उसे भोजन भी नहीं दिया। राजेश रात के समय भूखा पेट अपने गले में एक लॉकेट को देखकर रोता रहा, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। आखिर तुम मुझे छोड़ क्यों चली गई माँ? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। क्यों तुमने मुझे पैदा होते ही मार नहीं दिया? कम से कम मुझे ये सब तो नहीं झेलना पड़ता। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए और एक दिन राजेश कमरे की सफाई कर रहा था कि तभी रुचि वहाँ पर आ गई। तुम्हें कुछ पता है राजेश? पिताजी ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। तुम आज ही पिताजी से हमारे विवाह के बारे में बात करोगे? मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता रुचि। तुम्हारे पिताजी ने कुछ महीने पहले ही मुझे कितना पीटा था। तभी बलवंत राय वहाँ पर आ पहुँचा और क्रोधित होता हुआ राजेश की ओर देखकर बोला, नमक हराम, जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है।
सबके सामने मेरी बेटी को छोटी मालकिन बोलता है और उसका अकेले में फायदा उठाता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बड़े मालिक। मैंने कभी भी छोटी मालकिन को गलत नजर से नहीं देखा और मैं और छोटी मालकिन एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रेम करने से पहले अपनी एक बार औकात तो देख लेता कि कहां तू और कहां हम। और रुचि, तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई? तुमने भी ये नहीं सोचा कि तुम कितने अमीर बाप की संतान हो? बस कीजिए पिताजी, इससे आगे एक शब्द भी मत बोलिएगा। मैं सब जानती हूँ। अगर मैंने राजेश को सब बता दिया तो आपकी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं रहेगी। रुचि की बात सुनकर बलवंत राय बुरी तरीके से क्रोधित हो उठा और उसने एक थप्पड़ रुचि के गाल पर जड़ दिया और बुरी तरीके से राजेश को पीटने लगा। राजेश मार खाकर बेहोश हो गया। होश आने पर उसने रुचि को हवेली से लापता पाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मालिक ने रुचि को जान से मार दिया? अगर रुचि भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं संसार में अकेला ही रह जाऊंगा। तभी बलवंत राय क्रोधित होता हुआ वहाँ कुछ पुलिस वालों के साथ आ धमका। इसे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी बेटी का अपहरण किया है। ये तो इसकी शक्ल से ही मालूम पड़ रहा है। इस नमक हराम को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया और देखिए इसने मेरे ही घर पर डाका डाल दिया। हवालात में जब मैं इसकी टांगे तोड़ूंगा ना तो ये सब बता देगा कि तुम्हारी बेटी को कहां पर छुपा के रखा है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो आपसे स्वयं पूछने वाला था कि रुचि कहाँ है। बलवंत राय ने जोरदार चाटा राजेश के गाल पर मार दिया। रुचि नहीं, छोटी मालकिन बोल। नमक हराम, तेरी इतनी हिम्मत कि अब तू मेरी बेटी को नाम से पुकारेगा? इंस्पेक्टर राजेश को गिरफ्तार करने ही वाला था कि तभी वही अधिकारी वहाँ पर आ गया। अरे आप इस बार आने से पहले फोन नहीं किया? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। लेकिन तुम्हारे घर में ये पुलिस कैसी? सब ठीक तो है? वो सब मैं आपको बाद में समझा दूंगा, आप चलिए मेरे साथ। इस 2 कौड़ी के नमक हराम नौकर राजेश ने बलवंत राय साहब की बेटी को अगवा कर लिया है। ये क्या बोल रहे हैं आप? जी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अरे राजेश कब से नौकर हो गया? इंस्पेक्टर साहब, राजेश तो मालिक है, नौकर तो ये उल्टा बलवंत राय है। मैनेजर की बात सुनकर इंस्पेक्टर और राजेश बुरी तरीके से हैरत में पड़ गए कि तभी रुचि 2 लोगों के साथ वहाँ पर अचानक आ गई। रुचि और उन 2 लोगों को देखकर बलवंत राय बुरी तरीके से घबरा गया। मुझे लगा था रुचि कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें मार दिया है। और ये तुम्हारे साथ कौन है? मेरे पिता ने मुझे एक कमरे में कैद करके रखा हुआ था। वहाँ से मैं चुपके से भाग गई और सीधी अमरपुर गांव पहुंची। वहाँ पहुंचकर मेरी इन दोनों ने मदद की। जानते हो ये कौन है? ये तुम्हारे माता पिता हैं। इनके गले में भी वही लॉकेट लटक रहा है जो तुम्हारे गले में है। जब मैंने इन्हें पिताजी और तुम्हारे बारे में इन दोनों को बताया तो ये दोनों बेचारे रोने लगे। इसीलिए मैं इन दोनों को अपने साथ ले आई। ये सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिस बलवंत राय को तुम मालिक समझ रहे हो, वो बलवंत राय हमारा नौकर था, एक बेईमान नौकर। तुम हमारे बेटे हो। तुम्हारे पिताजी ने बलवंत राय के लिए क्या नहीं किया, और बदले में उस बेईमान नौकर ने हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली। जब ये हरामखोर बलवंत राय 15 वर्ष का था, तब मैं इसे सड़क से उठाकर अपने घर लाया था। मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन समय के साथ साथ मैं और मेरी पत्नी समझ गए कि इसकी नजर हमारी सारी संपत्ति पर है। एक व्यक्ति द्वारा मुझे पता लगा कि बलवंत राय संपत्ति के लालच में मेरी और मेरी पत्नी की हत्या करना चाहता है। उस समय तुम सिर्फ 2 वर्ष के थे। मैंने अपनी सारी संपत्ति और सारा बैंक बैलेंस तुम्हारे नाम कर दिया। जब ये बात बलवंत राय को पता लगी तो वो क्रोधित होकर तुम्हें हमसे छीन कर ले गया। अगर ऐसी बात थी तो फिर आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? उस समय पुलिस भी उससे मिली हुई थी बेटा, और बलवंत राय ने हमें धमकी दी थी कि अगर हमने किसी भी तरह की जानकारी पुलिस को दी तो वो तुम्हें जान से मार देगा। हम सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए आज तक चुप रहे, लेकिन अब नहीं। मुझे विश्वास था कि एक न एक दिन तुम जरूर मिलोगे। राजेश, ये दोनों बूढ़े पति पत्नी सही कह रहे हैं। मैं इनको पहचानता हूँ। ये दोनों तुम्हारे माता पिता ही हैं। बलवंत राय ने मुझे अब तक यही बताया कि ये दोनों काफी वर्षों पहले मर चुके हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि बलवंत राय इतना बड़ा धोखेबाज हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब, इस धोखेबाज को तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए।
बलवंत राय के हाथ पैर फूल गए। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो मालिक। मैंने राजेश को अपने बेटे की ही तरह पाला है। झूठ मत बोल बेईमान नौकर। तूने मुझे हमेशा नौकर की तरह रखा है, जबकि तू मेरा नौकर था। तेरी वजह से मैं इतने वर्ष अपने माँ बाप से दूर रहा। तेरी असली जगह जेल में ही है। गिरफ्तार कर लीजिए इसको। पुलिस ने बलवंत राय को गिरफ्तार करके जेल में भिजवा दिया और राजेश ने बलवंत राय की ही पुत्री रुचि के साथ विवाह कर लिया और वो सब सुखी परिवार की तरह साथ साथ